तो दूसरा सम्मेलन इस संदर्भ में पेरिस कन्वेंशन ने, इसको आप पेरिस कॉल कहेंगे। हुआ ये कि बुडापेस्ट कन्वेंशन की बातों पर सारे देश प्रभावी रूप से सहमत नहीं हो पा रहे थे। तो जब सारे देशों के बीच आपसी सहमति प्रभावी, तो लेटेस्ट इस संदर्भ में जो प्रयास किया गया है उसे पेरिस कॉल समझौता या पेरिस कॉल एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत साइबर सुरक्षा के सिद्धांतों पर देशों में आपस में सहमति बनेगी, ऐसा कहा जा रहा है। याद रखिए, इंडिया बुडापेस्ट कन्वेंशन का हिस्सा भी नहीं था और पेरिस कॉल एग्रीमेंट जिस पर 190 देशों ने साइन किया है, इसमें भी भारत, चीन, रूस, अमेरिका ये देश शामिल नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, भारत, चीन, रूस और अमेरिका ये प्रमुख देश इसमें शामिल नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया के 190 देशों ने आपस में मिलकर पेरिस कॉल एग्रीमेंट को साइन किया है। और पेरिस कॉल एग्रीमेंट के अंतर्गत इस बात का प्रावधान है कि हम पीपीपी मॉडल पर साइबर सुरक्षा के लिए जाएंगे, यानी निजी क्षेत्र को लाएंगे। हम सिविल सोसाइटी की सहायता से साइबर सुरक्षा की बात करेंगे। हम टेक अकॉर्ड का मतलब है तकनीकी समझौते करके साइबर सुरक्षा की दिशा में जाएंगे। 3-4 पॉइंट बता दे रहा हूँ। निजी क्षेत्र की सहभागिता से आगे बढ़ना। दूसरा, सभ्य समाज, एनजीओज वगैरह जो हैं उनकी सहायता से आगे बढ़ना, साइबर अपराध रोकने के लिए, साइबर हमले। तीसरा, विशेषज्ञों की सहायता से आगे बढ़ना, विशेषज्ञ कंपनियों की सहायता से आगे बढ़ना, इसको टेक अकॉर्ड कहा जा रहा है। चौथा, साइबर स्वच्छता के विचार को प्रसारित करना, ये पेरिस कॉल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक। और पांचवें हिस्से में पेरिस कॉल में ये कहा गया है कि दुनिया को इंटरनेट गवर्नेंस की तरफ बढ़ना चाहिए। इस पे अमेरिका के एकाधिकार को खत्म करने की प्रयास करना चाहिए। यानी दुनिया में यदि इंटरनेट पर निगरानी, नियंत्रण करना ही है तो पूरी दुनिया यूनाइटेड नेशन के नियंत्रण में एक संस्था बनाकर करे। हम अमेरिका की निगरानी और नियंत्रण वाली स्थिति से बाहर आए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या किया गया, तो आप बोलेंगे कि पहला बुडापेस्ट कन्वेंशन 2004 में साइन किया गया। दूसरा, पेरिस कॉल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। ये सम्मेलन है दोनों, इनको याद रखना है। इन दोनों के अलावा और बता रहा हूं इंटरनेशनल लेवल पर, याद रखिएगा, एक है आपका ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी सेंटर, वैश्विक साइबर सुरक्षा केंद्र। ठीक है। वैश्विक साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जिनेवा में की गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जिनेवा में की गई है, यानी जिनेवा में इसका क्या है, हेडक्वार्टर्स है। ये हैकर्स को रोकने के लिए कार्य करने वाली संस्था है, यानी इनके माध्यम से हैकर्स को रोकने का प्रयास किया जाएगा, हैकर्स को नियंत्रित करने की कोशिश की जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये विचार आ सकता है जिस पर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा दुनिया भर के देशों ने अभी साइबर सिक्योरिटी टेक अकॉर्ड, ये ध्यान से सुनना, ये इंटरनेशनल लेवल पर किया जाने वाला प्राइवेट एफर्ट है। जब दुनिया भर में डेटा लीक और डेटा थेफ्ट की समस्या बहुत बढ़ गई, तो दुनिया की टॉप 10-15 कंपनियों ने, टेक कंपनियों ने, जिसमें फेसबुक है, जिसमें गूगल है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, जिसमें ओरेकल है, जिसमें सिस्को है, 4-5 नाम तो मैंने बता दिए, इन्होंने मिलकर एक समझौता किया है, जिस समझौते के अंतर्गत उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि अब जो नागरिकों को दिए जाने वाले कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, मोबाइल हैं, इन सब में ऐसी सिक्योरिटी सिस्टम्स को हम डालेंगे कि उनसे डेटा आसानी से चोरी ना हो सके या उनसे डेटा से जुड़ी छेड़छाड़ ना हो सके। यही साइबर सिक्योरिटी टेक अकॉर्ड, साइबर सुरक्षा टेक अकॉर्ड का विचार है। ठीक है। नेक्स्ट, 2020 में एक नई संधि, साइबर सुरक्षा संधि प्रस्तावित है। इसके बारे में आप बात कर सकते हैं या चर्चा कर सकते हैं। ठीक। राष्ट्र महासभा के सम्मेलन में, पिछले संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन में, ठीक, ये कहा गया कि हमें 2020 में साइबर सुरक्षा पर वैश्विक संधि की ओर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कोविड के बाद अब सम्मेलन ही होगा कि नहीं अगला ये नहीं पता है, लेकिन भारत ने ये विचार दिया था कि हमें साइबर सुरक्षा पर वैश्विक संधि की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, जो निष्पक्ष संधि हो, जो सबको बराबरी का दर्जा दे, जहां विकसित देश विकासशील देशों के साथ कोई भेदभाव ना करे, जहां डेटा सुरक्षा के लिए इंटरनेशनल कानूनों से जुड़कर काम किया जा सके, ऐसी संधि बनाने की इन्होंने बात की है। तो ये वैश्विक प्रयासों के अंतर्गत
बताया जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के अंदर। अब राष्ट्रीय प्रयासों पर बात करते हैं। प्रयासों के अंतर्गत नीतिगत प्रयास में भारत में साइबर सुरक्षा नीति 2013 को लाया गया है। इस नीति के स्तंभ वही बना देना, 5 स्तंभ हैं, रणनीति है। तो इस साइबर सुरक्षा नीति के सिद्धांत और रणनीति पर मैंने अभी आपको से चर्चा की थी जब साइबर सुरक्षा पर बात हो रही थी। इसके 14 मानक बनाए गए थे जिन पर काम किया जाता था। पर आप सोचिए कि इस नीति के अंतर्गत यदि आपको कुछ लिखने ना मिले तो आप ये कहिए कि साइबर सुरक्षा नीति के 4 आयाम, कानूनी आयाम, संस्थागत आयाम, तकनीकी आयाम, मानवीय आयाम। तो इसी साइबर सुरक्षा नीति आधार बना लूं और ये कहूं कि इस नीति के अंतर्गत हम 4 हिस्सों पर बांटकर बात कर सकते हैं। एक, साइबर सुरक्षा से जुड़ा विधिक आयाम, नीतिगत तो हो गया। दूसरा, साइबर सुरक्षा से जुड़ा संस्थागत आयाम। और तीसरा, साइबर सुरक्षा से जुड़ा तकनीकी और मानवीय आयाम। ये तीनों आयामों पर साइबर सुरक्षा से जुड़ी बातचीत हो सकती है। ठीक, आप इसके आगे साइबर सुरक्षा से जुड़ा कूटनीतिक आयाम भी लिख सकते हैं। कूटनीतिक आयाम के अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का हिस्सा बन सकते हैं, जैसे बुडापेस्ट से लेकर हम अंतर्राष्ट्रीय संधियों में शामिल हो सकते हैं, जैसी संधि की हमने वकालत की है। हम ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी सेंटर का हिस्सा बन सकते हैं, अभी हमने जो बात की थी। या फिर हम द्विपक्षीय समझौतों के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। और आप देखेंगे हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं तो एक समझौता तकनीकी क्षेत्र में आदान प्रदान का होता है। आप चाहो तो इस पे आपके नोट्स वगैरह जो मिलेंगे उसमें लिखा हुआ है कि भारत ने आसियान के साथ, अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ, ठीक, इजराइल के साथ या सूचना संचार तकनीक में आदान प्रदान के समझौते पर हस्ताक्षर किए। यदि इससे जुड़े तकनीकी या मानवीय आयाम पर बात की जाए तो तकनीकी या मानवीय आयाम के अंतर्गत आप ये बता सकते हैं कि हमने पासवर्ड प्रोटेक्शन प्रणालियों को लाया है। भाई तकनीक से ही तकनीक से लड़ेंगे। हमने फायरवॉल प्रणालियों का विकास किया है, एंटीवायरस प्रणालियां बनाई हैं। पासवर्ड प्रोटेक्शन तो आप जानते होंगे। हमने पासवर्ड प्रोटेक्शन को आगे ले जाकर बायोमेट्रिक प्रोटेक्शन में बदल दिया है, जहां हथेलियों से, आंखों की पुतलियों से लेकर, पंजों से लेकर, बायोमेट्रिक मतलब जैविक पहचान प्रणालियां। फायरवॉल प्रणालियां जो इंटरनेट से आने वाले वायरस वम्स को रोक दें। एंटीवायरस प्रणालियों का हमने विकास किया है। ठीक है, और तो और इन सुरक्षा प्रणालियों को आपस में जोड़कर हमने साइबर डोम नामक प्रणाली का विकास किया है। केरल पुलिस का नाम इसमें जोड़ा जाता है, इसको नाम दिया जा रहा है साइबर डोम सिस्टम। तो साइबर डोम केरल पुलिस विभाग का एक तकनीकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, जहां पर केरल पुलिस ने, आप क्या कहेंगे, प्राइवेट पार्टनरशिप में, मतलब लोक निजी सहभागिता के अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में विशेषज्ञों को, संगठनों को और सरकारी संस्थाओं को जोड़कर एक सुरक्षा प्रणाली बनाई है जिसको नाम दिया गया है साइबर डोम। केरल से प्रेरित होकर असम ने भी साइबर डोम की स्थापना की है। तो आपसे पूछेंगे साइबर डोम क्या है, तो वो बोलेंगे तकनीकी सुरक्षा प्रणालियों को आपस में जोड़ना, विभिन्न तकनीकी सुरक्षा प्रणालियों को आपस में जोड़ना, साइबर विजिलेंस के जितने भी टूल्स हैं उनको विकसित करना और एक साथ जोड़कर उनके माध्यम से डार्कनेट पर हो रही गतिविधियों पर निगाह रखना। तो साइबर डोम के माध्यम से हम डार्कनेट पर निगरानी रख रहे हैं। डार्कनेट इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां पर, डार्कनेट इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां पर पहुंचने के लिए विशेष ब्राउजर टॉर का इस्तेमाल किया जाता है। टॉर का फुल फॉर्म है द ओनियन रूटर। ठीक है, और इसके माध्यम से गैर कानूनी गतिविधियों को सुनिश्चित किया जाता है। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो ऐसे समझिए, इंटरनेट में गहराई के 3 लेयर, इंटरनेट में गतिविधियों के 3 लेयर हैं। पहले को कहते हैं सरफेस वेव, टेक्नोलॉजी में भी होगा। दूसरे को कहते हैं डीप वेब और तीसरे को कहते हैं डार्क नेट। आप और मैं जहां पर तैरते हैं वो है सरफेस वेब। सरफेस वेब का मतलब है जो जहां पर गतिविधियों के लिए कोई अनुमति की जरूरत नहीं होती है, जहां पर कॉमन एक्टिविटीज संचालित की जाती हैं, सामान्य गतिविधियां संचालित की जाती हैं, सामान्य तरीके से प्रवेश हो जाता है। ठीक है, डीप वेब वहां का उसे कहा जाता है जहां आपको यूआरएल एड्रेस में पहुंचकर लॉगिन करना होता है।
मतलब यहाँ तक जाना सबके बस का नहीं। तो जहाँ URL एड्रेस पर जाकर लॉगिन करना होगा, विशेष आईडी पासवर्ड के बाद ही आप अंदर जा सकते हैं, वो है आपका कौन सा वेब, डीप वेब, जैसे जीमेल अकाउंट हो गया आपका। तो गूगल अपनी सुविधाएं अभी कहाँ दे रहा है, डीप वेब में दे रहा है। डार्कनेट उसे कहा जाता है जहां पर सर्च इंजन काम नहीं करता। सर्च इंजन है, उनके माध्यम से आप वाहन, ये आप ऐसे समझिए, डार्कनेट इंटरनेट में एक छुपी हुई जगह है जहां गैर कानूनी गतिविधियां हो रही हैं। यहाँ सामान्य सर्च इंजन के माध्यम से नहीं जाया जा सकता। यहाँ जाने के लिए विशेष सर्च इंजन होते हैं या ब्राउजर्स होते हैं। ऐसे ब्राउजर्स को टॉर कहा जाता है। जैसे प्याज की परतें होती है ना, तो इसीलिए इसको कहा जाता है द ओनियन रूटर। और इसी जगह पर ड्रग्स, वेपन्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अब्बासी, आपने सुना है ना, IS अपना व्यापार करता है, इसी जगह पर हवाला होता है, इसी जगह पर मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो गंदगी के काम जहां पर इंटरनेट में हो रहे हैं वो डार्कनेट है, जो आम आदमी की पहुंच के बाहर है। साइबर डोम जैसी प्रणालियों के माध्यम से हम डार्कनेट पर आपराधिक गतिविधियों की पड़ताल करते हैं। तो ये वो तकनीकी आयाम है जिनके माध्यम से हम साइबर सुरक्षा को लेकर आ रहे हैं। क्या आयाम में आप इनकी बात कर सकते हैं। अब हमारा जो हिस्सा बचता है वो है विधिक और संस्थागत का। विधिक के अंतर्गत आप सीधे बात कर लीजिए कि भाई भारत में एक कानून है जिस कानून का नाम है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, है ना, IT एक्ट 2000। इस कानून में बार बार अमेंडमेंट किए गए ताकि ये बदलते ICT के वातावरण के हिसाब से अपने आप को बदल सके, ठीक। और इन्हीं अमेंडमेंट में 2008 का अमेंडमेंट बहुत महत्वपूर्ण था, 2016 का अमेंडमेंट बहुत महत्वपूर्ण था, कई बार इसमें संशोधन किए गए। इस एक्ट की अलग अलग धाराओं के अंतर्गत साइबर अपराधों को परिभाषित किया गया है और उनके लिए दंड की व्यवस्था भी की गई है। बुकलेट में आपके नोट्स में अलग अलग धाराएं बताई गई हैं और उनसे जुड़े दंडों को भी समझाया गया है। कुछ अपराध की से जुड़ी धाराएं और दंड में बता रहा हूं, जैसे सेक्शन 43 जो है ये अनाधिकृत प्रवेश से जुड़ा है, अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो आपने अनाधिकृत प्रवेश किया है तो 43 के अंतर्गत बताया जाएगा कि वो किस तरीके से है और उस संदर्भ में फिर दंड का प्रावधान किया जाए, ठीक। 6 में जांच अधिकारी की बात है कि भाई यदि साइबर क्राइम हुआ है तो कौन सा जांच अधिकारी उसके संदर्भ में काम करेगा, ठीक है। नैन 58 में साइबर अपील प्राधिकरण है, यानी आपको किसी साइबर न्यायालय से दंड मिला है तो आप अंतिम अपील जहां कर सकते हैं वो है साइबर अपील प्राधिकरण या साइबर अपील ट्रिब्यूनल के संदर्भ में बात की गई है। इनफैक्ट यहाँ 48 और 58 दोनों धाराएं लिख लीजिएगा। साइबर अपील न्यायाधिकरण का गठन 48 में होता है और उसकी प्रक्रिया का विवरण 58 में दिया हुआ है, तो इन पर चर्चा हो सकती है, ठीक। इसके बाद बहुत कॉमन 66 है। 66 के अंतर्गत दिया हुआ है हैकिंग, यानी किसी की कंप्यूटर प्रणाली को चुरा लेना, तो 66 में हैकिंग है। इसी 66 धारा के अंतर्गत 66A, 66B, 66C इनको लेकर बहुत चर्चाएं हुई थी और सबसे प्रचलित धारा थी 66A। इसकी धारा 66A के अंतर्गत सरकार के पास ये अधिकार होता था कि वो साइबर क्षेत्र में किए किसी भी नागरिक के द्वारा की गई किसी गतिविधि को निगाह रखते हुए उसको कानूनी रूप से गैर कानूनी बताकर दंडित कर सकते। तो हुआ ये कि 66A के अंतर्गत जब किसी ने बाल ठाकरे जी के खिलाफ कुछ बोल दिया तो उस पर सजा हो गई उसको, किसी ने ममता बनर्जी का कार्टून बना दिया तो उसको आपने जेल में डाल दिया, या किसी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ लिख दिया तो आपने उसको। तो ये कहा गया कि 66A के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई, बहुत पुराना मामला हो गया ये, कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन है। यहाँ सरकार एक तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीन रही है और अपना विरोध करने वालों को गलत तरीके से 66A के तहत दंडित कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातों को सुनने के बाद ये निर्णय दिया। श्रेया सिंघल, आई थिंक द केस वाज देयर, बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें उन्होंने कहा कि 66A गैर कानूनी है, तो 66A बाद में गैर कानूनी घोषित कर दी गई, ठीक है। फिर 66B जो है वो गैर कानूनी तरीके से सूचनाओं को चुराने से जुड़ा हुआ था। 66C जो है वो पासवर्ड चुराने से जुड़ा हुआ था। 66D जो है वो पहचान संबंधी क्या कहेंगे, पहचान छुपाकर जो अपराध किए जाते हैं उनसे जुड़ा हुआ था। तो 66A तो हट गया, लेकिन 66B के अंतर्गत, 66C के अंतर्गत, 66D के अंतर्गत, 66E के अंतर्गत अभी भी अपराधों की परिभाषा बनी हुई है। जैसा मैंने बताया कि 66B, ठीक, किसी कंप्यूटर नेटवर्क से सूचना चुराने से जुड़ा था। 66C जो है वो पासवर्ड चुराने से जुड़ा था। 66D जो है वो पहचान चुराने से जुड़ा था। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। 66E जो है वो निजी जिंदगी में दखल देने से जुड़ा था, ठीक। तो इन तरीकों से, और इसके बाद 67 जो है वो पोर्नोग्राफी से जुड़ा, अश्लीलता फैलाने से जुड़ा था।
तो यदि आप चाहें तो आईटी एक्ट की अलग अलग धाराओं के अंतर्गत विभिन्न साइबर हमलों या साइबर अपराधों के लिए दंड की व्यवस्था की गई है, ऐसा कहकर भी आप आईटी एक्ट की व्याख्या कर सकते हैं या बता सकते हैं कि आईटी एक्ट के माध्यम से किस तरीके से हमने कानूनी तरीके से साइबर सुरक्षा को लाने का प्रयास किया है। तो सबसे आखिरी में जो हिस्सा बच जाएगा वो आपका हिस्सा है संस्थागत, यानी साइबर सुरक्षा के लिए भारत में कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं। संस्थाओं की बहुत लंबी सूची है, ठीक है, और अलग अलग संस्थाएं अलग अलग कामों से जुड़ी हुई है। डिपार्टमेंटल, ठीक, इंटर डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन टास्क फोर्स, ITF, ये नाम याद रख लेना, सिर्फ नाम भी लिखोगे तो जगह खत्म हो जाएगी। इसको नोडल एजेंसी कहा गया है, और नोडल एजेंसी का मतलब है ये वो केंद्रीय संस्था है जिनके माध्यम से हम सूचना सुरक्षा के लिए या साइबर सुरक्षा के लिए काम करते हैं। क्लियर है? इसी को साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर की, साइबर इंफॉर्मेशन की, साइबर जागरूकता की जिम्मेदारी दी गई है। तो साइबर इंफ्रा को बचाना है, इंफॉर्मेशन को बचाना है, जागरूकता को फैलाना है, ये इसी के अंतर्गत काम किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब इसी IITF की सिफारिश पर भारत में ये संस्था बनी जो सबसे जमीन पर काम करती है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम 2004 में आई संस्था है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इसे सर्ट इन कहा जाता है। तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम या जिसको कहा जाता है सर्ट इन, इन का मतलब है इंडिया। ठीक, ये फिशिंग, हैकिंग, मतलब ये जमीन पर काम करने वाली संस्था है। आप ये मान लीजिए कि हमारी साइबर आर्मी जिसके माध्यम से काम कर रही है, एथिकल हैकर्स जिसके माध्यम से काम कर रहे हैं, वो सर्ट इन नामक संस्था भी है। ठीक है, भारत में कई संस्थाओं ने अपना खुद का सर्ट बनाया है, जैसे NIC सर्ट नाम की एक व्यवस्था आई है, यानी NIC ने अपने लिए खुद के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई। ठीक है, जैसे RBI ने अपना साइबर सुरक्षा सेल बनाया है, वैसे ही इन्होंने बनाई, ये याद रखेंगे। तो ये सर्ट संस्था है। ठीक है, इसके अलावा ये IITF जो है ये साइबर सुरक्षा के लिए ISO सर्टिफिकेशन जारी करता है। ठीक, 27001 ये सर्टिफिकेशन का नाम है, और इस सर्टिफिकेशन के माध्यम से ये बताता है कि ये संस्था साइबर सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी है। ठीक है, ये पहली संस्था है जिसका नाम हमने बताया IITF। चलिए दूसरी पर चलते हैं। दूसरी संस्था जो है वो है नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। नाम से काम पता चल रहा है, नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, यानी देश में जो भी कंप्यूटर आधारित क्रिटिकल प्रणालियां हैं जिन पर देश टिका है, उनकी सुरक्षा के लिए एक संस्था है। ठीक है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, या इसमें 2 बार आई भी होता है, नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन सेंटर 2014 से काम कर रहा है। इसका काम है क्या कहेंगे, आधारभूत सूचनाओं या क्रिटिकल सूचनाओं और व्यवस्थाओं की रक्षा करना। ठीक, नेक्स्ट अगली संस्था जो है वो है सर्ट द्वारा निर्मित नेट क्लीनिंग सेंटर। इसे साइबर स्वच्छता केंद्र भी कहा जाता है। साइबर स्वच्छता केंद्र या बोटनेट क्लीनिंग सेंटर की जिम्मेदारी है मालवेयर हमलों को रोकना, यानी यदि किसी पर वायरस अटैक हुआ है, वर्म अटैक हुआ है, तो उसको रोकने के लिए जो संस्था काम कर रही है उस संस्था का नाम है बोटनेट क्लीनिंग सेंटर या साइबर स्वच्छता केंद्र। ये तीसरी संस्था मैंने बता दी। और ये जो बोटनेट क्लीनिंग सेंटर या साइबर स्वच्छता केंद्र है, ये सर्ट के माध्यम से प्रेरित है, सर्ट के माध्यम से प्रभावित है, ये आपको याद रखना है। ठीक, चौथी संस्था का नाम है NTRO, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अंतर्गत काम करती है। 2004 से PMO के अंतर्गत ये संस्था जुड़ी हुई है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, याद रहेगा। नेक्स्ट, डिजिटल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड एनालिसिस सेंटर। मैं फिर से कह रहा हूं, पांचवा है डिजिटल इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग एंड एनालिसिस सेंटर।
के लिए डिजिटल इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग एंड सेंटर DITAC गुड़गांव में पहला केंद्र था, मोहाली में अभी दूसरा केंद्र बन रहा है। ये साइबर सुरक्षा से जुड़ी ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए बनाई गई संस्था है। 5वीं संस्था हो गई। इनके बारे में आप जहां भी पढ़ेंगे, जहां भी वीडियो देखेंगे, ढेर सारे इन संस्थाओं का विवरण ही होता है। मैं कह रहा हूं इनका नाम जान लो, नाम में ही काम छुपा है। इसके अलावा ज्यादातर डिपार्टमेंट्स जो हमारे काम करते हैं, ठीक है, तो कई डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन काम करता है। साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन, ये संस्था का नाम याद रखो, छठवां। साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन वर्किंग विथ ऑल डिपार्टमेंट। अंतर्गत हर डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर यानी सूचना सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो हमारे ज्यादातर डिपार्टमेंट्स में सूचना सुरक्षा अधिकारी, ठीक, तो इसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, डिप्टी सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, CSO, DCISO ऐसे नाम दिए जाते हैं। अब इतनी टेक्निकल में मत जाइए, आप सीधे समझिए कि साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अंतर्गत हमारे यहाँ अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जो सूचनाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। क्लियर है? तो ये 5-6 एजेंसियों का नाम भी यदि आप बताएंगे तो भारत में सूचना सुरक्षा से जुड़ी व्यापक स्थितियां बनेंगी। जो लोग इस साल परीक्षा दे रहे हैं वो 3-4 टॉपिक्स पर विशेष ध्यान रखें। आपके नोट्स में ये टॉपिक दिए हुए हैं। जनरली जब मैं क्लास में यानी ऑफलाइन क्लासेस में बात करता हूँ तो आपको जो इस तरीके से नोट्स मिलते हैं जो आपको भेजे गए होंगे साथ में, उन नोट्स के साथ ये बता देता हूँ कि इसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सो इन आवर लास्ट क्लास आई विल आस्क यू, यदि आपके पास ये सारी चीज़ें पहुँच गई, हमने नोट्स एक साथ भेजने के लिए कहा था, तो यदि ये नोट्स आपके साथ एक साथ हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि हर चैप्टर में अब आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो नहीं पढ़ना है उससे अननेसेसरी आप उस पर टाइम वेस्ट ना करें। तो ये जितनी भी संस्थाओं के मैंने नाम बताए हैं ये यहाँ पर दिए हुए हैं। करंट में आप साइबर डोम प्रणाली पर चर्चा कर सकते हैं। पेरिस कॉल एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर टेक अकॉर्ड प्रणाली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2-3 हिस्सों पर बात कीजिए। अब सूचना संचार तकनीक से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं में ही सोशल मीडिया से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं आ जाती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया किसका हिस्सा है? सूचना संचार तकनीक का। तो इसलिए अगले टॉपिक अगली क्लास में जो हम करेंगे वो जुड़ेगा मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं। हमारा सिलेबस सोशल मीडिया पर कन्फाइंड है, पर मैं सोशल मीडिया से अलग उसको ओवरऑल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़ चैनल, इन सब से लूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया से कौन सी चिंताएं होती हैं वो टॉपिक यही हो गया। ICT से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं बराबर सोशल मीडिया से जुड़ी, तो मैं सोशल मीडिया से एक लेवल आगे मीडिया को पढ़ा दूंगा, वो निबंध में भी काम आएगा अगली क्लास में। धन्यवाद।